कल हम लोग जो पढ़े थे टेट्राहेड्रल से पढ़े थे डायमंड का, है ना, और वो नेटवर्क स्ट्रक्चर हो गया था। उसके बाद हम लोग एक सिलिकॉन कार्बाइड पढ़े थे, सिलिकॉन कार्बाइड। वो SiC नहीं, वो SiC4 होता है, CSi4 होता है। उसका भी शेप जो है, जो कल हम बताए थे स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड करके, वो सही नहीं है, ठीक है। उसका भी शेप उसी तरह से होता है जैसे डायमंड का होता है, समझ गया ना। तो सिलिकॉन कार्बाइड भी तो नेटवर्क स्ट्रक्चर है ना, हाँ। यस। तो उसमें क्या होता है कि जैसे सेंट्रल एटम सिलिकॉन बन गया, तो जो है ये जो टर्मिनल है ना, ये टेट्राहेड्रल बना दिया कार्बन से, तो SiC4 हुआ कि नहीं, हाँ, हो गया। और फिर हर कार्बन फिर चार सिलिकॉन से अटैच हो जाएगा, तो ये रिपीट हो, ठीक है। जैसे कि मतलब मान लो कि ये कार्बन है, इस कार्बन को हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो फिर ये भी एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, तो टेट्राहेड्रल हो गया। तो ये जो चार कार्बन है ना, ये चारों कार्बन फिर चार चार सिलिकॉन से सराउंड हो जाएगा, टेट्राहेड्रली अरेंज हो जाएगा। तो इसी तरह पैटर्न चलता रहेगा, सिलिकॉन चार कार्बन से कवर हो जाएगा, फिर ईच कार्बन चार सिलिकॉन से कवर हो जाएगा, फिर सारा सिलिकॉन चार कार्बन से कवर होगा, मतलब ये पैटर्न चलता रहेगा। तो ये भी नेटवर्क स्ट्रक्चर हो गया। तो एक्चुअली क्या हमको मिल रहा है, दोनों पैटर्न मिल रहा है, SiC4 भी मिल रहा है और CSi4 भी मिल रहा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 4:4 का रेशियो है ना, इसीलिए हम लिखते हैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला SiC। दोनों ही पैटर्न मिल रहा है ना, SiC4 भी मिल रहा है पैटर्न और CSi4 भी मिल रहा है पैटर्न, इसलिए हम उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को SiC लिखते हैं। 1:4 का रेशियो हो गया, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखे SiC 1:1। तो ये मेन अरेंजमेंट है, टेट्राहेड्रली अरेंज होता है। सिलिकॉन को टेट्राहेड्रली कवर कर लिया चार कार्बन, फिर सभी कार्बन को, हर कार्बन को टेट्राहेड्रली कवर कर लिया सिलिकॉन। तो ये पैटर्न कंटिन्यू होता है, जाली जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, जैसा डायमंड में हुआ, तो इसीलिए ये भी हार्ड हो जाता है, समझ गए ना। और इसका बहुत यूज है, रिवर्बरेटरी फर्नेस सब में यूज होता है, जल्दी मेल्ट नहीं करता है, समझ गए ना। मतलब जो भट्टी सब बनता है ना, जहाँ आयरन वगैरह सबको पिघलाता है, आयरन तैयार करते हैं, वो सब भट्टी में इसका ब्रिक बनता है, समझ गए। हीटिंग अरेंजमेंट, हीटिंग एलिमेंट के रूप में इसको यूज किया जाता है, समझ में आ गया है। और उसके बाद एक ग्रेफाइट पढ़े थे हम लोग, हैं? वो उतना हार्ड तो नहीं होता है, वो लगभग सॉफ्ट ही होता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर है फिर भी। तो उसका स्ट्रक्चर को अगर ट्रायगोनल प्लेनर इस तरह से अगर हम बनाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। आई बात समझ में, 3 कार्बन से ट्रायगोनल प्लेनर बना लिया, ठीक है। और चौथा कार्बन इसका यहाँ फ्री रह गया, चौथा कार्बन इसका फ्री रह गया, है ना, सबका चौथा कार्बन फ्री रहेगा। देखो, इसका भी चौथा कार्बन फ्री रहेगा, इसका भी चौथा कार्बन फ्री रहेगा, इसका भी चौथा कार्बन, इसका भी चौथा कार्बन, इसका भी चौथा कार्बन, इसका भी चौथा कार्बन, सबका फोर्थ जो है फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसका पेयरिंग इसके साथ हो जाएगा, इसका पेयरिंग इसके साथ हो जाएगा, ठीक है, इसका पेयरिंग इसके साथ हो जाएगा, इसका पेयरिंग इसके साथ हो जाएगा। मैंने सारा कार्बन किसी न किसी कार्बन से पेयर, लेयर है, ये नीचे वाला लेयर है, ठीक है, हाँ? ये ऊपर वाला लेयर और ये नीचे वाला लेयर। तो जो सामने सामने कार्बन आ रहा है ना, क्योंकि सब तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, सारा बॉन्ड लेंथ सेम हो, तो सामने आ जाएगा, ठीक है ना। तो सामने आएगा सब, सामने जो है अपना बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। तो इस तरह से लेयर्ड स्ट्रक्चर हो गया, लेयर्ड स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि ये बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो से पेयर्ड हो गया, शेयर नहीं हुआ,
मतलब ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मर्ज नहीं किया है, समझ गया, इंटर पेनेट्रेशन नहीं हुआ ऑर्बिटल में, सिर्फ जो है पेयर हो गया है ना। ऑर्बिटल में जब मर्जिंग होगा, मिक्सिंग होगा, तभी ना बॉन्ड बनेगा। यहाँ ऑर्बिटल मिक्स हुआ नहीं है, दूर से ही इलेक्ट्रॉन अलग अलग ही पेयर हो गया, ठीक है। तो जिसके कारण क्या हो गया कि ये स्लिप करेगा, है ना। बॉन्ड जो है वीक बॉन्ड है इसके बीच में, इसलिए एक लेयर दूसरे लेयर पर स्लिप करता है। इसलिए हम जो है ग्रेफाइट से लिख पाते हैं, कुछ भी मार्क कर पाते हैं पेपर पर, क्योंकि नीचे वाला लेयर चिपक जाता है और ऊपर वाला लेयर फिसल जाता है। फिर ऊपर वाला लेयर एक्सपोज हो गया, वो चिपकेगा, फिर उसके लेयर ऊपर वाला लेयर फिसलते जाएगा ना, चिपकते जाएगा, फिसलते जाएगा, चिपकते जाएगा, फिसलते जाएगा। इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन होने के चलते गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। आया उसमें नेटवर्क सॉलिड होने के बाद भी, नेटवर्क सॉलिड होने के बाद भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि इसमें जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर। तो अब क्लासिफिकेशन खत्म हो गया, अब हम लोग दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल, और हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल, ठीक है। दुनिया में हर चीज जो है बना हुआ है, क्या क्या चीज से बना हुआ है, या तो एटम से बना है, मॉलिक्यूल से बना है, एटम से, मॉलिक्यूल से, या आयन से बना हुआ है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है दुनिया में, जो भी सॉलिड बना है, ये तीन चीज से बना है ना। अभी हम लोग पढ़े हैं आयनिक सॉलिड, मतलब आयन से बना हुआ है, मतलब उसका रिपीटिंग यूनिट आयन है। आयन 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 अरेंज हो गया है तो सॉलिड बना उसके, ठीक है ना। कोई एटम से बन गया है, ठीक है, जैसे कि वो था नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उसमें बॉन्ड हो गया कोवलेंट बॉन्ड, तो एटॉमिक अरेंजमेंट एक तरह का है। और उसके बाद है मॉलिकुलर अरेंजमेंट, जो अभी तुरंत पड़े, कोवलेंट बॉन्डिंग, जो नेटवर्क स्ट्रक्चर हो गया है इसमें। तो जो रिपीटिंग पार्टिकल्स है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट होता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट होता है, तभी ना हम क्रिस्टल बोलते हैं। और पर्टिकुलर पैटर्न में अगर ये जो है पार्टिकल्स रिपीट नहीं होता है तो हम उसको एमॉर्फस बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग तो पढ़ रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो इसलिए हम लोग दिमाग में यही रखना है कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट होता है, ठीक है। तो कोई भी जैसे क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल का जो पार्टिकल होता है जिससे वो बना होता है, अब बोर्ड पर, पेपर पर तो उतना बड़ा बड़ा पार्टिकल बनाना संभव नहीं है ना। तो इसलिए हर पार्टिकल को आप लोग ड्राइंग करते समय डॉट से दिखाते हैं, ठीक है ना। कैसे दिखाते हैं, डॉट से दिखाते हैं। जैसे ये हुआ एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल है, तीसरा पार्टिकल है, चौथा हुआ, पांचवा हुआ, ठीक है ना। ये एक, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट क्या है, स्क्वायर टाइप का हो गया है ना, है? दूसरा अरेंजमेंट हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये लिए, एक यहाँ बीच में रख दिया, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, और भी बहुत पैटर्न हो सकता है, जितना तरह का चाहें वैसा हो सकता है, ठीक है। डॉट डॉट देने से कंफ्यूजन हो जाता है, हाँ? कौन कहाँ है, ठीक है। फिर यहाँ एक बीच में देंगे,
यहाँ एक देंगे, फिर यहाँ दे देंगे, ठीक है ना कि नहीं। तो ये अलग पैटर्न हो गया। इसी तरह का हम जितना तरह का पैटर्न चाहेंगे बना सकते हैं। यहाँ पर क्या है, और इसमें जब हम पैटर्न देखेंगे ना तो जो सबसे नज़दीक वाला पार्टिकल्स है ना उसी को जोड़ेंगे। मतलब ये जितना भी पॉइंट्स है इसको हम आपस में मिलाते हैं तो एक स्मॉल जो है रिपीटिंग यूनिट मिलता है, उसको हम लोग यूनिट से बोलते हैं। अब ये जो पॉइंट है जो कि किसी पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे वो सॉलिड बना हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। यानी जितना ये डॉट दिख रहा है ये कोई एटम होगा, मॉलिक्यूल होगा या आयन होगा। यही चीज़ तीन चीज़ हो सकता है ना, एटम हो सकता है, आयन्स हो सकता है या मॉलिक्यूल होगा। तो ये जो हर डॉट है वो एक जगह को ऑक्युपाई किया है ना, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है लैटिस साइट। लैटिस साइट है ना। लैटिस किसको बोलते हैं? क्रिस्टल को। लैटिस किसको बोलते हैं? क्रिस्टल। लैटिस मतलब शेप होता है, एक डेफिनेट शेप किसी का डेवलप हो जाता है तो उसको हम लैटिस बोलते हैं, और नॉर्मली हम लोग क्रिस्टल बोलते हैं। नॉर्मल भाषा में उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड वर्ड है वो लैटिस है। जब ये पॉइंट्स को हम अरेंज कर दिए हैं, अब इसके पोजीशन में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। जब पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा तो इसका कुछ ना कुछ शेप डेवलप हो रहा है। आई बात समझ में? तो हम तो सबसे सिंपल किए, कॉम्प्लिकेटेड सब भी शेप बनता है, वो सब हायर क्लास में पढ़ोगे है ना। अभी तुमको सिंपल चीज पढ़ना है। तो जैसे कि हम इसमें क्या, और इस जो लैटिस पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कुछ पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज है। तो हम यहाँ पर दो ठो सिंपल पैटर्न बताए, ठीक है। जैसे यहाँ पर पैटर्न क्या है, ये ट्रायंगल बन गया है ना, दो ट्रायंगल जुड़ गया ना, फिर इधर ट्रायंगल बन गया, फिर इधर ट्रायंगल बन गया, है कि नहीं? है? अब ये दोनों जब ट्रायंगल जुड़ गया तो देखो ये एक नया शेप है कि नहीं? हाँ, पैटर्न बना कि नहीं? पैटर्न बना। हाँ, जैसे घर में टाइल्स वगैरह बिछाते हैं तो एक पैटर्न में ना बिछाते हैं, डिजाइन बना देते हैं कि नहीं? तो मतलब टाइल्स समझो कि एक पार्टिकल है, टाइल्स वहाँ पर एक पर्टिकुलर पार्टिकल है, और उसी को नया वर्ड आजकल इस बुक में दिया है मोटिव, ठीक है। इसी बात देख रहे हैं, इसके पहले वाले बुक में दोनों को पुराना है तो मोटिव वोटिव नहीं होगा लिखा हुआ, ये नया बुक है इसलिए इसमें मोटिव लिखा हुआ, ठीक है। मतलब जैसे घर में टाइल्स लगाते हैं ना, तो एक टाइल्स जो है एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट किया, मतलब एक टाइल्स एक पार्टिकल हम मान लेते हैं, तो जो एक टाइल्स है वो मोटिव है। मतलब वही टाइल्स को रिपीट करेंगे, टाइल्स रखे टाइल्स रखे टाइल्स रखे, रखते गए टाइल्स को, रखते गए पूरे रूम में फैल गया, है ना। और टाइल्स को रखने का डिजाइन बनाता है मिस्त्री, सोचता है देखने में कैसे लगेगा अच्छा, है ना। कोई भी तिरछा रखता है, टाइल का कटिंग करता है डिजाइन से, है ना। उसके बाद उसको बैठाते जाता है एक पर्टिकुलर पैटर्न में, और जैसे तैसे बैठाता है तो फर्श देखने में टिकने लगता है, समझ गया। अब देखने में टिकने लगा तो मरफस हो गया वो, अब देखने में अच्छा लग रहा है तो क्रिस्टल हो गया, समझ गया ना। है, देखने में अच्छा लग रहा है तो क्रिस्टलाइन हो गया, और देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो मरफस हो गया, है ना। कोई पैटर्न नहीं पता चल रहा है, जैसे मैंने उसे बिठा दिया टाइल्स को तो कैसा लगेगा फर्श देखने में? है मरफस। और वही डिजाइन से बिठाया एक पर्टिकुलर पैटर्न में, पूरे रूम में वो पैटर्न रिपीट हो गया है तो अच्छा लगता है देखने में। तो वैसे ही यहाँ पर है, समझ गए ना। अब देखो यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है यहाँ पर पैटर्न क्या था, ट्रायंगल 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 जुड़ते जा रहा है, सारा ट्रायंगल जुड़ रहा है ना, ट्रायंगल रिपीट हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्क्वायर रिपीट हो रहा है ना। यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है, स्क्वायर। तो दो डिजाइन हम तुमको बता दिए। इसी तरह तुम्हारे मन में जितने तरह का डिजाइन है उतना डिजाइन तुम इमेजिन कर सकते हो, ठीक है ना। आई बात समझ में? ये स्क्वायर बना है, रेक्टेंगल भी बन सकता है, पैरेललोग्राम भी बन सकता है ना, जो पैटर्न तुम्हारे दिमाग में आ जाए, है ना। हेक्सागोन बन सकता है, पेंटागोन बन सकता है, बहुत तरह का ज्योमेट्रिकल शेप पड़े हो ना, कोई भी शेप डेवलप हो सकता है। बस यही देखना है कि वो जो पैटर्न हम डेवलप करें पूरे में है कि नहीं। पूरे बॉडी में अगर यही पैटर्न है
अभी देखो यहाँ पर पूरे बॉडी में वही पैटर्न दिख रहा है, ट्रायंगल 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 ट्रायंगल, सब एक ही पैटर्न दिख रहा है, इसलिए ये क्रिस्टलाइन नेचर हो गया। यहाँ पर भी तुम मिला, देखो सेम चीज डेवलप हो रहा है कि नहीं, सेम चीज डेवलप हो रहा है ना, हाँ? तो पैटर्न सेम आ रहा है थ्रू आउट द बॉडी, इसका मतलब ये क्रिस्टल है। ये जो पैटर्न एक बनता है कुछ पॉइंट्स को मिला करके, कुछ लैटिस साइट को बनाने के बाद, और इस तरह से सबसे छोटा लाइन जो बनेगा, मतलब सबसे छोटा लाइन से पॉइंट को मिलाने, मतलब पॉइंट तो इसमें बहुत है, किसी का किसी से मिला सकते हैं, लेकिन यूनिट सेल वैसे नहीं बनेगा। यूनिट सेल कहाँ बनेगा कि सबसे छोटा लाइन बनेगा, लाइन सेगमेंट जो सबसे छोटा हो, सबसे छोटे लाइन सेगमेंट से जो एक पर्टिकुलर पैटर्न डेवलप हो जाए वही पैटर्न है। तो सबसे छोटा हमारा यही ना है, यही ना सबसे छोटा पैटर्न। अब इसको इससे मिलाएंगे तो बड़ा हो गया ना, ये बड़ा हो गया है। तो यूनिट सेल बनाते वक्त देखना है कि जो लैटिस साइट है उसको हम स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं, तो उसमें यही ध्यान रखना है कि सबसे छोटा लाइन सेगमेंट से जो पॉइंट मिल जाता है उससे जो एक पर्टिकुलर पैटर्न डेवलप होता है वही पैटर्न है, ठीक है ना। ऐसे पॉइंट बहुत है, किसी का किसी से मिला करके हम पैटर्न बना देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। करेक्ट क्या हुआ, स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट के द्वारा जो भी पैटर्न डेवलप होता है वही एक्सेप्टेबल है, वही रिपीटिंग यूनिट, वही जो है रिपीटिंग यूनिट है। इसी रिपीटिंग यूनिट को हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। यही जब यूनिट सेल को हम अरेंज करते जाते हैं, स्टैक करते जाते हैं, तो क्या होता है, नया नया शेप सब पूरे क्रिस्टल का एक शेप डेवलप कर जाता है। जैसे घर बनाते हैं, दीवार है, तो उसमें क्या होता है, ब्रिक को हम अरेंज करते हैं, जिस डिजाइन में ब्रिक को अरेंज करेंगे घर का, बिल्डिंग का डिजाइन वही मिलता है। वो तो ब्रिक के ऊपर डिपेंड, ब्रिक है, सब में ब्रिक से ही बना हुआ है। यूनिट सेल क्या है, उसमें ब्रिक है, और उस ब्रिक को जिस तरह जिस डिजाइन में हम अरेंज करेंगे उसी तरह का शेप मिलेगा। तो वही चीज यहाँ भी है। जैसे कोई भी बिल्डिंग हम बनाते हैं तो उसका रिपीटिंग यूनिट क्या होता है, ब्रिक है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ रिपीटिंग यूनिट्स बना है, और रिपीटिंग यूनिट्स कैसे बनाते हैं, शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट को मिलाते हैं। वो लाइन सेगमेंट कम से कम, जब क्लोज्ड शेप बनेगा ना तो मिनिमम 3 तो लाइन चाहिए, 2 से तो क्लोज नहीं होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट का जरूर पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 3 लाइन सेगमेंट हमको लगा है ना, यहाँ पर 4 लाइन सेगमेंट को आपस में जोड़े, है ना, समझ गया ना। स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट को आपस में जोड़ देना है, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट से जो भी रिपीटिंग पैटर्न मिल जाए उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल, ठीक है। आया समझ में? ये तो हम 2 डायमेंशन में तुमको बताया, क्लियर। तो लैटिस साइट, लैटिस पॉइंट पर एक पर्टिकुलर, वो तो एक डॉट दिखाए हैं, ऐसा डॉट तो होता नहीं है प्रैक्टिस में। जब ओरिजिनल चीज उसका देखेंगे कि एक्चुअली वो कौन सा रिपीटिंग यूनिट है, तो उसको हम बोलते हैं मोटिव, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ हाँ, तुम्हारे बुक में जो है हाइपोथेटिकल 2 डायमेंशन क्रिस्टल दिया हुआ है, ठीक है। ये हम पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी, तो लिख देते हैं, इसको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी है ना, ठीक है। ये सब पेज हमको नहीं लगता दिखता होगा, ठीक है। तो लैटिस पॉइंट समझ में आ गया, और लैटिस पॉइंट को मिला करके एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, और जब सारे पैटर्न को आपस में मिला देते हैं तब लैटिस डेवलप होता है और क्रिस्टल डेवलप होता है। आ गया समझ में? क्लियर? हाँ, ठीक है।